हेलो दोस्तों, वेलकम टू अकाउंटेंट एग्जाम प्रेप। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के वीडियो के बाद आप अपने 2 नंबर निश्चित लेके जाओगे या 4 मार्क्स डेफिनेटली यहां से लेके जाओगे, गेन करके जाओगे। क्यों कि आज का वीडियो है वो डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के टॉपिक पे है, यानी डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन जो हर अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछा जाता है। 1 से 2 क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस है। एक क्वेश्चन तो फिक्स मान लो, यानी एक क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स, 2 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स। इसके अलावा मैं आपको बता दूं डीटी की जो एमसीक्यू की पीडीएफ है 230 क्वेश्चन की, जो मैंने आपसे बोला था कि वादा किया था कि मैं 833 क्वेश्चन दूंगा, उसमें से 230 क्वेश्चन की डीटी की पीडीएफ तैयार हो चुकी है और मैं ये अपने चैनल पे शेयर कर दूंगा। इसकी आंसर की मैं शेयर नहीं करूंगा क्योंकि आंसर की सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करी जाएगी जो इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इंटरेस्टेड है एक बार पीडीएफ को देख के, और जिनको आंसर की नीड होगी कि सर हमारे आंसर की भेज दो। मुझे टेलीग्राम के ग्रुप पे जो एडमिन है पीटर गॉम्स नाम से, उस पर डायरेक्ट मैसेज भेज देना या फोटो भेज देना कि सर हमने क्वेश्चंस किए हैं, तो मैं आपके साथ इसकी आंसर की भी शेयर कर दूंगा। गाइस क्वेश्चंस इतने सुंदर, इतने प्यारे हैं, सब कुछ कवर किया है। एओ एग्जाम से का लेवल है इन क्वेश्चंस में, एओ से लेके बेसिक लेवल सब कुछ है। जिसके सारे कंसेप्ट्स क्लियर है ना, उसको तो आ जाएगा बहुत जबरदस्त वाला मजा, और जिसके थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, जिसके थोड़े बहुत कंसेप्ट्स है, तो इसको करने के बाद उनके कंसेप्ट अच्छे हो जाएंगे, स्ट्रांग हो जाएंगे, और उनको बहुत सारी कमियां पता चलने वाली है इस पीडीएफ को करने के बाद। 230 क्वेश्चंस है, बहुत मेहनत करी गई है इन क्वेश्चंस पे। हर तरीके के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, इजी भी मिलेंगे, इंटरमीडिएट लेवल के मिलेंगे, टफ क्वेश्चंस में मिलेंगे। डरना नहीं है, अच्छे से सॉल्व करना है इन क्वेश्चंस को। और मैं डेफिनेटली बोल रहा हूं सिमिलर क्वेश्चंस या डिट्टो क्वेश्चंस यहां से उठ के आपको दिखने वाले हैं एग्जाम में आपके इनकम टैक्स से। ये है डायरेक्ट टैक्स का टॉपिक, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की 230 क्वेश्चंस की सीरीज है, जिसमें टीडीएस, टीसीएस, मैट, एएमटी सब कुछ है, सब कुछ इंक्लूडेड है। जिसमें जनरल टैक्स रेट हो गया, 5 हेड के इनकम के बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, डिडक्शंस हो गए, सब कुछ इंक्लूडेड है। अच्छे से करना, मजा आ जाएगा। उसके अलावा मैं बता दूं हमारे चैनल पे प्लेलिस्ट अपलोडेड है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के 4 लेक्चर अपलोडेड है, अकाउंटिंग के जो हमने जनरल एमसीक्यूज डिस्कस किए थे वो अपलोडेड है, ऑडिट के 5 वीडियोज अपलोडेड है एमसीक्यू के, जिसमें अप्रॉक्स 120 से 130 क्वेश्चन डिस्कस किए गए हैं, और बहुत ही प्यारे वीडियोस आप देखोगे तो मजा आ जाएगा। फाइनेंशियल अकाउंटिंग के हमने 4 वीडियोस अभी तक अपलोड कर दिए हैं, क्योंकि फाइनेंशियल अकाउंटिंग की अभी हमारी सीरीज चल रही है, तो अभी 5वां वीडियो आज का हो जाएगा, जिसमें हम 2 या 4 मार्क्स फिक्स करके लेके जाने वाले हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग हम करने वाले हैं गाइस। ये 4 वीडियो जो अपलोड किए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो कर लीजिए। और देखो मैं तो एक ही चीज डिमांड करता हूं, प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अगर यूजफुल लगता है तो छोड़ के मत जाया करो, लाइक तो कर दिया करो। एटलीस्ट इस लाइक में आपके कोई पैसे नहीं लग रहा, जेब से नो कॉस्ट लाइक जाता है। मतलब एक लाइक करने में थम्स अप जो आपको दिख रहा है उसको ब्लू बटन में कन्वर्ट करना है, उसको ब्लू करना है, ठीक है, तो वो कर दिया करो। उसके अलावा कम्युनिटी टैब में मैं डेली पोस्ट करता हूँ, 1 से 2 पोस्ट डेली आती है जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हमारे कम्युनिटी टैब में फालतू की कोई भी अपडेट नहीं दी जाती, कुछ नहीं, डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिनके ऊपर वोटिंग करी जाती है, पोल किया जाता है। तो अभी ये सैलरी ऐड का क्वेश्चंस कल ये पूछा था, उसके अलावा ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ पे भी कम्युलेट हो चुके हैं। आप कम्युनिटी टैब को भी चेक करते रहेंगे। विदाउट वेस्टिंग टाइम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको बता ही दिया कि मैं चैनल पे शेयर कर दूंगा, इसको सबके लिए ओपन होगी, ये पीडीएफ सबके लिए ओपन होगी। मैंने कोई सिग्नेचर यहाँ पे नहीं किया यहाँ पे, अदरवाइज मैं कोई वाटर मार्क भी लगा सकता था, बट लगाया नहीं है मैंने। बस मैं इतना सा चाहता हूँ, इन जो इफर्ट्स है, इन सारे इफर्ट्स को आप अप्रिशिएट करना, प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियोस को लाइक करके जाया करो अगर यूजफुल लगते हैं तो। यूजफुल नहीं लगते तो मैं कुछ नहीं कर सकता, बट अगर लगते हैं ना तो प्लीज लाइक करके जाया करो। और ये सब कुछ इंग्लिश में है, हिंदी में कुछ भी नहीं है। प्लीज यार, हिंदी के कमेंट्स बार बार में आते हैं कि हिंदी में लाओ, हिंदी में। मेरे पास हिंदी का कोई ऑप्शन नहीं है, मेरे को हिंदी ज्यादा आती भी नहीं है। सो प्लीज आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना इस चीज में, ये इंग्लिश में ही है, अंग्रेजी में ही है, ठीक है गाइस। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जल्दी क्वेश्चंस कराऊंगा, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, थोड़ा जहां पे जरूरत पड़ी वहां पे समझाने की कोशिश करूंगा। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर है तो आप साथ में उसको कनेक्ट कर पाओगे, अदरवाइज थोड़ा सा डेप्रिसिएशन को पढ़ना टॉपिक को, उसके बाद इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। पहले हम करेंगे प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चंस, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं, थोड़ा ध्यान से करना क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन ही अच्छा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ एन एसेट इज 50,000, इट्स वर्किंग लाइफ इज 10 ईयर्स। ध्यान से सुना, असेट की वैल्यू है 50,000, इसकी लाइफ है 10 साल। फर्म यूजेस सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। अब सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड बोल दिया तो उसका एक फॉर्मूला होता है डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का, वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अदरवाइज फिर तो तुक्काबाजी चलेगी या क्वेश्चन छोड़ने वाले हो आप, अगर नहीं पता तो। उसमें क्या होता है, पहले तो हम ईयर्स निकालते हैं, सम ऑफ ईयर्स कितना होता है, फिर उसको प्रोपोर्शनेटली बांटते हैं। तो अब मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं इसमें कैसे करना है।
तो सम ऑफ ईयर्स निकालने के लिए हमें करना पड़ता है n+1 n, फिर ब्रैकेट, उसमें ब्रैकेट में n+1, फिर इसको सबको डिवाइड करना पड़ता है 2 से। ठीक है, n को मानते हैं हम, जो लाइफ होती है असेट की, जो लाइफ होती है उसको n मानते हैं। तो हमने क्या किया, ब्रैकेट में 10+1 कर लिया, n+1, उसको हम n से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 110 हो गया, 110 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया 55। अब इन्होंने क्या पूछा है, आगे पूछना, बहुत ट्रिकी क्वेश्चन है। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर सेकंड ईयर। इजी क्वेश्चन भी आएंगे, पहले क्वेश्चन को देखकर डरना मत, आराम से इजी क्वेश्चन भी आएगा, लेकिन देखो लेवल आया ना पेपर का तो अच्छे क्वेश्चंस भी आएंगे। तो सेकंड ईयर का हमें डेप्रिसिएशन निकालना है, यानी उसकी उम्र है 10 साल एसेट की, लेकिन हमें सेकंड ईयर का निकालना है, यानी जब उसकी उम्र 9 साल बचेगी ना, 9th ईयर 9 साल बचेगी तब का डेप्रिसिएशन, क्योंकि 1 साल गुजर चुका होगा, जब 9 साल बचेगी तब का डेप्रिसिएशन निकालना है। तो हमने सम ऑफ ईयर्स निकाला, 55 आया हमारा, सम ऑफ ईयर्स कितना है 55। तो हम कैसे निकालेंगे, 9/55, सेकंड ईयर का निकाल रहे हैं इसीलिए 9/55 कर रहे हैं, 9/55 इंटू 50,000, 9/55 इंटू 50,000 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा D8181। करके देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। फॉर्मूला दोबारा बोल रहा हूं, सम ऑफ ईयर्स निकालेगा n ब्रैकेट n+1 होल डिवाइडेड बाई 2, होल डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 55 आएगा। उसमें सेकंड ईयर का निकाल रहे हैं इसलिए 9/55 इंटू 50,000। थोड़ा समझाना जरूरी था इस क्वेश्चन को, इसीलिए समझाया मैंने। अगर मेरी स्पीड थोड़ी तेज लग रही हो तो स्पीड को थोड़ा सा आप है ना अपने YouTube में जाके स्लो कर लेना, अगर धीरे लग रही हो तो तेज कर लेना। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर इज नोन एज डेप्रिसिएशन, ऑब्सोलेंस या अप्रोप्रिएशन या स्पॉइलेज। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। अगला क्वेश्चन है, दिनेश गारमेंट ने परचेज की एक मशीन 50,000, उस पर 6,000 रुपए स्पेंड कर दिए उसने इरेक्शन के लिए, तो ये भी ऐड हो जाएगा 6,000। On the date of purchase, it was estimated that estimated life of machine will be 10 years. मशीन की लाइफ दे रखी है 10 साल, एंड आफ्टर 10 years इसकी स्क्रैप वैल्यू दे रखी है 60,000 नहीं है, ये 6,000 है, ये 1 0 काट दिया है मैंने, ये 6,000 है। ठीक है, तो हमारी जो मशीन की कॉस्ट हो गई वो तो हो गई 56,000, 50,000 प्लस 6,000, उसमें से स्क्रैप वैल्यू क्या हो गई 6,000। तो हम कैसे निकालेंगे, स्ट्रेट लाइन मेथड के बेसिस पे 56,000 में से हम 6,000 रुपए माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 50,000, उसको यूजफुल लाइफ से डिवाइड कर देंगे, दैट इज 10 ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो 50,000 को 10 साल से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5,000। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A firm charges depreciation on straight line method. The rate of depreciation is reduced from 25% to 10%. What will be the impact on change on profits? देखो डेप्रिसिएशन हमारे लिए क्या होता है, एक्सपेंस होता है, तो हमारा उससे क्या होता है, प्रॉफिट कम होता है, यानी जितना ज्यादा डेप्रिसिएशन होगा उतना प्रॉफिट कम होगा, लेकिन जितना कम डेप्रिसिएशन होगा है तो प्रॉफिट हमारा अच्छा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कर, पहले 25% लग रहा था अब 10 लगेगा। ठीक है, यानी ऐसे मान लो पहले 25 लग रहा था अब 10 लगेगा, तो हमें 15 रुपए का नुकसान कम होगा। तो इससे इसका मतलब इनडायरेक्टली क्या हो गया, हमारा प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा। तो क्या इसका आंसर क्या हो गया, बी, इंक्रीज इन प्रॉफिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन रिटन डाउन वैल्यू, सेल्वेज वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट, मार्केट वैल्यू। स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन किस पे कैलकुलेट करते हैं, ABCD किस पे कैलकुलेट करते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाता है, सी इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग असेट आर शोन एट WDV इन बैलेंस शीट। कौन से असेट है जो रिटन डाउन वैल्यू पे शो किया जाता है बैलेंस शीट में, करंट असेट, फ्लोटिंग असेट, फ्लोटिंग असेट्स, दो सिमिलर से ऑप्शन दे दिए, फिक्स्ड असेट तो बीच वाले 2 सिमिलर से ऑप्शन दे दिए, तो ये तो हो ही नहीं सकते, तो डी इसका करेक्ट आंसर है, फिक्स्ड असेट। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ऑन 1 अप्रैल 2012 इन सेठीज लेजर, एक लेजर अकाउंट है सेठी का, उसमें फर्नीचर शो हो रहा है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन, क्या बोलूं यार, ऐसे क्वेश्चन तो मतलब एओ में भी एक बार के लिए पूछे जाएंगे ना तो टाइम कंज्यूमिंग भी होगे, क्योंकि टाइम की भी हमारे पास लिमिट है, 60 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं। लेकिन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं ऊपर से इसका आपको अवतार बता रहा हूँ कि करना कैसे है, उसके बाद आप सॉल्व कर लेना इसको, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सेठीज का लेजर है, उसमें बैलेंस दिखा रहा है 2 लाख का एक फर्नीचर है। ठीक है, अब 1 अक्टूबर 2012 यानी 1 अप्रैल था 2 लाख तो, लेकिन 1 अक्टूबर में पहुंच चुके हैं, यानी 6 महीने बाद की स्टोरी बता रहा है। अब सेठी परचेज न्यू मशीनरी बाय पेइंग ₹5,000, उसने 5,000 रुपए दिए हैं एक नई मशीनरी परचेज करने के लिए, और उसने क्या दिया है, और उसने एक ओल्ड फर्नीचर दिया है जिसकी बुक वैल्यू 1 अप्रैल को, ध्यान से सुनना, 1 अप्रैल को
अक्टूबर को नहीं बोला इसने, 1 अप्रैल को 12,000 थी, तो उसकी बुक वैल्यू पहले तो 1 अक्टूबर को कितनी होगी, जितना उसने 12,000 का दिया है, तो 12,000 में से 10% के, उसके बाद एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। डेप्रिसिएशन लगाता है 10% ऑन डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी WDB मेथड के हिसाब से वो लगाता है, ठीक है। द नेट वैल्यू ऑफ फर्नीचर ऑन सेटिस बुक, 31 मार्च 2013 को इसने नेट वैल्यू पूछी है कि 31 मार्च 2013 को क्या नेट वैल्यू होगी, ठीक है। तो हम करते हैं क्वेश्चन। 10% पर एनम डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के अकॉर्डिंग बोला है इसने, ठीक है। तो पहले तो ये देखो कि 12,000 के ऊपर 10% लगाओ 6 महीने के लिए, 12,000 पे 10% लगाओ 6 महीने के लिए, तो 600 रुपए होता है। तो इसकी अभी बुक वैल्यू कितनी हो गई, 12,000 में से 600 माइनस कर देंगे तो 11,400। तो उसने जो न्यू फर्नीचर खरीदा है ना, उसके लिए 5,000 तो उसने कैश पे किया है, ठीक है, और 11,400 का उसने असेट दिया है, यानी उसने ओवरऑल कितनी वैल्यू का परचेज किया है, 16,400 रुपए का। 1 अक्टूबर को उसने एक नया असेट परचेज किया है 16,400 रुपए का, ठीक है। एक तो ये, उसके अलावा जो हमारे पास 2 लाख रुपए थे, 2 लाख, उसमें से हमारे पास कितना, 12,000 रुपए का तो हमने असेट दे दिया है किसी और को, तो अभी कितना बचा, 1,88,000, 1,88,000 बचा है। इस 1,88,000 पे आप क्लियरली 1 अप्रैल से निकले 31 मार्च 2013, यानी 1 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, सीधा सा 1 साल का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, तो वो 10% माइनस करोगे तो वो आ जाएगा 1,69,200, यानी 1,69,200 रुपीज इसकी वैल्यू आ गई। अब नए एसेट में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है, जो हमारे पास कितना बचा था, 16,400 के समथिंग ऐसे ही था शायद, प्रोबेबली 5,000 प्लस 11,400, तो 16,400 का बचा था। इसके ऊपर 10% से 6 महीने का डेप्रिसिएशन और माइनस करो, और फिर जो हमने ऊपर वैल्यू निकाली थी 1,88,000 में से माइनस करके उसका करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। कल कुल मिला के ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं थोड़ा सा हौच-पौच हो गया, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट हाँ आप निकालोगे, मैंने तरीका बता दिया है। 5,000 इस 12,000 की बुक वैल्यू लोगे, 4,000 11,400 दोनों को ऐड करोगे 16,400, तो उसमें 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओगे, 31 मार्च 2013 को उसकी बुक वैल्यू आ जाएगी। लेकिन 2 लाख में से 12,000 की मशीनरी तो हमने इधर दे दी, तो 1,88,000 जो बचा उस पर 10% 1 साल का, 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 13 का, तो 10% उसमें से माइनस कर देना 1,88,000। फिर जो 16,400 में 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया है उसके बाद वाली वैल्यू, और 1,88,000 में जो उस पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगाया है उसके बाद वाली वैल्यू, इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, 184,780 आपका करेक्ट आंसर आएगा। कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा। थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन था, इसीलिए पूरा हर चीज को ध्यान रखना, ठीक है। जो एडिशन हो रहा है उस चीज का परफेक्ट ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ मशीन ऑन। क्या यार प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, मींस नहीं करोगे प्रैक्टिस तो नंबर जाने वाला है। डेप्रिसिएशन मैंने बोला था इजी है अगर आपने सब कुछ पढ़ रखा है तो, क्योंकि क्वेश्चन टफ भी पूछे जा सकते हैं, ठीक। 72,200 उसकी वैल्यू है 31 मार्च 2013 को, ठीक है। द मशीन वॉज परचेज ऑन 1 अप्रैल 2010, यानी कितने साल हो गए उसको मशीन को परचेज करे हुए कि 1 अप्रैल 2010 से 2011 2012 2013, यानी 3 साल हो चुके हैं, यानी 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद ये वैल्यू है। डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज हो रहा है, 10% चार्ज हो रहा है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, यानी 10% चार्ज हो रहा है, यानी पहले साल में उसकी वैल्यू कितनी बच जाएगी। अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो पहले साल का 10 डेप्रिसिएशन लगाया तो 90 बच जाएगी। फिर दूसरे साल का भी उसका 90% जो होगा, यानी 90 का 90% 81 वो बच जाएगी। फिर 81 का 90% जो होगा वो उसकी वैल्यू बच जाएगी। तो यहाँ पे 3 साल का डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू है वो हो जाएगी। तो ओवरऑल मैं बता दूं आपको क्या करना है। तो हमने क्या किया था, उसको जो वैल्यू थी उसको 0.9 से मल्टीप्लाई किया था, तब जाके 3 बार मल्टीप्लाई किया था, तब जाके ये वैल्यू आई है, ठीक है। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तो पहले मल्टीप्लाई किया था तो अब डिवाइड कर देंगे। कैसे करेंगे, 72,900 डिवाइडेड बाई 0.9 इंटू 0.9 इंटू 0.9, यानी 0.9 का जो क्यूब है उससे डिवाइड कर देंगे इसको, ठीक है। तो आपका आंसर आ जाएगा 1 लाख। कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर देंगे ना, बाकी सब मैंने आपको बता दिया है कैसे करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक कंपनी परचेज प्लांट फॉर 50,000, यूजफुल लाइफ है प्लांट की 10 साल एंड द रेजिडियल वैल्यू 5,000। स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन लगाना है, तो कैसे लगाएंगे, डेप्रिशिएबल वैल्यू निकालेंगे, 50,000 में से 5,000 माइनस करेंगे तो डेप्रिशिएबल वैल्यू आ जाएगी 45,000, ठीक है। उसमें रेट पूछा है, डेप्रिसिएशन की रेट पूछा है, तो जितना डेप्रिसिएशन होगा उसको ओवरऑल कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे तो रेट आ जाएगी। तो पहले डेप्रिसिएशन निकालेंगे अपन, तो 45,000, 50,000 माइनस 5,000 करेंगे तो 45,000, 45,000 को 10 सालों में बांटेंगे तो 4,500 रुपये डेप्रिसिएशन आ गया। अब मैंने क्या बोला, डेप्रिसिएशन को कॉस्ट से डिवाइड कर देंगे। तो डेप्रिसिएशन को हम जब कॉस्ट से डिवाइड करेंगे, 4500 को आप 50,000 से डिवाइड करके देखो, आपका रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा 9% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ जाएगा आपका, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, मधु एंड कंपनी परचेज ए मशीनरी फॉर सर्टेन सेम, द कंपनी हैज ए पॉलिसी ऑफ चार्जिंग 8% डेप्रिसिएशन और रिटर्न डाउन वैल्यू। ठीक है, द डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑन मशीनरी आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल का डेप्रिशिएशन लगा हुआ है, वो ये है। तो व्हाट वाज द परचेज वैल्यू, वही क्वेश्चन पूछ लिया जो अभी मैंने आपको ऊपर कराया था। यहाँ पे क्वेश्चन जो कराया था ऐसा सिमिलर वही क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्ट ईयर्स और दे रखे हैं कि कितने ईयर्स का है। तो आप देख लेना, यहाँ पे 8% है, तो यहाँ पे 0.92 क्या क्यूब करेंगे अपन। ठीक है, 3 साल का कर रहे हैं इसलिए क्यूब कर रहे हैं, 4 साल का करते तो 4 करते, इसके पावर में 4 लगाते, लेकिन यहाँ पे 3 साल का इसीलिए ये 3 लगा रहे हैं अपन। ठीक है, 0.92 का 3 से अपन डिवाइड कर दें, पावर 3 से डिवाइड कर देंगे, तो आपका जो आंसर है वो आएगा 5 लाख रुपए। इस चीज से एक चीज आपने एनालिसिस करी होगी कि एब्सोल्यूट फिगर्स में आंसर आ रहा है, मतलब पहले जो आंसर आया था वो था 1 लाख, अब जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5 लाख। तो मतलब जो जिसने पेपर सेट किया होगा उसने ऑलमोस्ट डेप्रिसिएशन आगे का लेके, मतलब कैलकुलेट करने के बाद जो लिया होगा वो एक एब्सोल्यूट फिगर पे लिया होगा। तो अगर आपको नहीं आ रहा और कैलकुलेशन नहीं हो पा रही तो थोड़ा जजमेंट इस बेस पे भी करना कि एब्सोल्यूट फिगर होगा। एब्सोल्यूट फिगर तो सारे ही है, बट कोई 1 लाख या फिर ऐसे कुछ फिगर्स में डायरेक्टली अमाउंट आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन इज नोन एज बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू, फेस वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू। इसका आंसर है ए, बुक वैल्यू। दिनेश गारमेंट परचेज मशीनरी 50,000 6,000 स्पेंड किए। पहला क्वेश्चन या सेकंड क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन में से कुछ एक क्वेश्चन था जो अपन ने ऊपर किया था, ये क्वेश्चन आप कर लेना, कमेंट में इसका जवाब दे देना कि आपका आंसर क्या है। बहुत ईजी क्वेश्चन है। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से डेप्रिसिएशन निकालना है। अगला क्वेश्चन है, द इक्विपमेंट वाज परचेज ऑन 1 जनवरी 2012 फॉर 25,000 एंड इट्स टू बी डेप्रिशिएटेड एट 30% बेस्ड ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इफ द कंपनी क्लोजेज इट्स, देखो सुनो, 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन में मतलब ऐसा एक और क्वेश्चन आने वाला है। तो यहाँ पे जो है ना, इसको हम मान रहे हैं ये 31 मार्च को क्लोज नहीं हो रहा, ये 31 दिसंबर को क्लोज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे इसको काट लेना है, ये जो 31 मार्च एवरी ईयर लिखा हो ना, इफ द कंपनी क्लोजेज इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर कर लेना। ठीक है, तब जाके हमारा 2 साल का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होगा। तो फिर उन्होंने क्या पूछा है ओवरऑल कि व्हाट वुड बी द नेट बुक वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट एज एट 31 दिसंबर 2013। हम शुरू कहां से हो रहे हैं, 1 जनवरी 2012, तो 1 जनवरी 2012 से लेके 31 दिसंबर 2012 तक निकालेंगे, फिर वहां से लेके 31 दिसंबर 2013 तक, यानी ओवरऑल 2 साल का डेप्रिसिएशन हमें माइनस करना है। ठीक है, तो पहले हम माइनस करेंगे 30%, 25,000 माइनस, और दूसरी बात ये है ना, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से है, तो जब 31 दिसंबर को जो वैल्यू आएगी ना, इसको माइनस करने के बाद 30% माइनस करने के बाद उस पर 30% और निकालेंगे, 25,000 पे नहीं निकालेंगे। तो पहले साल में हमने 7,500 माइनस कर दिया 31 दिसंबर को, दूसरे साल में हम माइनस कर देंगे यहाँ पे कितना, 17,500, जो वैल्यू बचेगी उसका 30% और माइनस कर देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा 12,250। ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप करोगे, ऐसा ही आया तो। अगला है, कोल माइन इज विच टाइप ऑफ असेट। फिक्स्ड असेट होता है कोल माइन, करंट असेट होता है, वेस्टिंग असेट होता है, फिक्टिशियस असेट होता है। होता कौन सा असेट है कोल माइन? देखो कोल माइन है ना, जिसकी लिमिटेड लाइफ है और जिसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है ओवर द टाइम, वो होता है वेस्टिंग असेट, वेस्टिंग असेट, वास्टिंग असेट, जो भी आप बोलना चाहो, इसको जैसे प्रोनाउंस करना चाहो। सी इसका करेक्ट आंसर है। ऑयल और नेचुरल गैस, और ये होता है ना, ये भी वेस्टिंग असेट में आता है, तो ध्यान रखना, ऑयल, गैस और कोल माइन ये सब क्या है, वेस्टिंग असेट है। अगला क्वेश्चन है, इफ द ओरिजिनल एंड करंट प्राइस ऑफ मशीनरी इज गिवन, इट विल बी रिकॉर्डेड एट विच वैल्यू? एक सेकंड। इफ द ओरिजिनल एंड करंट प्राइस ऑफ द मशीनरी इज गिवन, इट विल बी रिकॉर्डेड एट हिस्टोरिकल वैल्यू, रियलाइजेबल वैल्यू, मार्केट वैल्यू, ओरिजिनल कॉस्ट। कॉस्ट कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम वैल्यू को रिकॉर्ड करते हैं मशीनरी की। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ओरिजिनल कॉस्ट। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एन इक्विपमेंट वॉज परचेज ऑन, ये वो का वही क्वेश्चन आ गया। ठीक है, बट यहाँ पे अब आपको 31 मार्च अज्यूम करना है। यहाँ पे पहले हमने 31 दिसंबर अज्यूम किया था, अब 31 मार्च अज्यूम करना है। आंसर डिफरेंट आएगा, मैं आपको फिर बता देता हूँ, आंसर डिफरेंट आने वाला है। कैलकुलेट करना, अच्छा क्वेश्चन है, इजीली कर लोगे। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, 2-3 चीजों पे ध्यान रखना। WDV मेथड है, यानी वही डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। पहले साल का कैलकुलेट करेंगे जो 31 मार्च तक होगा, फिर उसके बाद अपन अगले साल तक कैलकुलेट करेंगे, ऐसे करके इसमें कैलकुलेट करेंगे। कर लेना, आंसर का जवाब दे देना यार। 16 क्वेश्चन है, मैं नोट कर लेता हूँ। 16 क्वेश्चन के आपके कमेंट आने वाले हैं। एक सेकंड में अपनी बुक में नोट कर लेता हूँ कि 16 क्वेश्चन के आपके कमेंट आने वाले हैं और मेरे को क्या जवाब देना है आपको। ठीक है, क्या भूल जाता हूँ मैं, एक बार वीडियो बनाते वक्त तो याद रहता है, फिर बाद में भूल जाता हूँ जब कमेंट डायरेक्टली पढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अमोर्टाइज्ड? पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ऑल ऑफ दीज। जो गाइस इंटेंजिबल असेट्स होते हैं ना, उनको राइट ऑफ करते हैं और उसका अमोर्टाइजेशन होता है। तो ये हो गया इंटेंजिबल असेट्स। ठीक है, तो पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल तीनों इंटेंजिबल असेट्स है। इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ दीज। अगर आपको इफर्ट्स अच्छे लग रहे हैं ना,
तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना वीडियो अपने एक या दो दोस्तों के साथ जो तैयारी कर रहे हैं इस चीज की। अगला क्वेश्चन बिल्कुल देखा हुआ है, जो पहले करा रखा हूं, आप करने वाले हो। क्वेश्चन भी पढ़ लेना, पोज कर लेना, कुछ भी कर लेना, आप ही करने वाले हो इस क्वेश्चन को। इजी क्वेश्चन है। वैल्यूलेस असेट्स आर ट्रीटेड एज टेंजिबल असेट, इंटेंजिबल असेट्स, फिक्टिशियस असेट या करंट असेट्स। जिसकी कोई वैल्यू नहीं होती वो असेट कौन से असेट होते हैं? ठीक है, आप जज कर पाओगे, इजीली जज कर पाओगे, मुझे पूरा पूरा विश्वास है। ये होते हैं सी, फिक्टिशियस असेट्स। अगला क्वेश्चन है, ए कंपनी परचेज ए माइन। ओ माय गॉड, इतना प्यारा क्वेश्चन। ठीक है, अब यहां से ये जो पहली लाइन है ना, इसी में बहुत कुछ छुपा हुआ है। ये जो पहली लाइन है, कंपनी परचेज ए माइन, तो माइंस जो होती है ना, माइंस, इस पे डेप्रिसिएशन लगता है डिप्लीशन मेथड से। दोबारा बोल रहा हूं, डिप्लीशन मेथड से लगता है। उस डिप्लीशन मेथड में हमें पहले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ता है और उसके बाद हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं इसमें। ठीक है, तो आपको ये चीज ध्यान रखना, पहले रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे और फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, जितनी क्वांटिटी उस पर्टिकुलर ईयर में प्रोड्यूस करी है अपन ने। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे चार्ज करेंगे? 50,000 में से 5,000 माइनस करो तो कितना बचेगा? 45,000। तो ये इसकी कंपनी की कॉस्ट हो गई, जो माइन है उसकी एक बार के लिए कॉस्ट मान लो आप। ठीक है, फिर 45,000 उसको डिवाइड करो आप 1 लाख यूनिट्स, टोटल क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स जितने प्रोड्यूस करने वाले हो ओवर द वर्किंग लाइफ ऑफ द असेट। ठीक है, तो 45,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख करोगे तो कितना बचेगा? इनटू 100 करोगे तो कितनी परसेंटेज आ गई? 45%। 45% हमने रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाल लिया। अब क्या बोला क्वेश्चन है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर बाय यूजिंग डेप्रिसिएशन मेथड। अब इन्होंने यूनिट्स दे रखी है, यूनिट्स प्रोड्यूस इन 3 ईयर्स आर, फर्स्ट ईयर में 7,000, दूसरे ईयर में 15,000, तीसरे ईयर में 19,000। हमें कौन से ईयर का निकालना है? थर्ड ईयर का निकालना है। तीसरे ईयर में कितना बना है? 19,000 बना है। तीसरे साल में हमने कितना बनाया है? 19,000 हमने प्रिपेयर करा है। तो हमें 19,000 के ऊपर हम लगा देंगे 45%। तो आपका आंसर जो भी आएगा आप मेरे को कमेंट करके बताओगे। वैसे मैं ही बता देता हूँ, इसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है यार, 45% तो लगा ही लोगे। 19,000 के ऊपर आपको 45% लगाना है, पहले जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकाली थी। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, 8,550। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट आफ्टर डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन इज नोन एज। अभी हमने ऊपर किया था, ऊपर ऐसा ही क्वेश्चन किया था, तो ये क्वेश्चन भी छोड़ रहा हूं, कर लेना, समझ में आ गया होगा। जिसने स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे ना उनको ये क्वेश्चन भी आ जाएगा। ठीक है, इजी है। अगला क्वेश्चन है, समर परचेज द मशीनरी वर्थ ₹1 लाख एंड स्पेंड 20,000 ऑन इट्स रिपेयर एंड 15,000 ऑन इट्स कैरेज। तो उसने 20,000 रिपेयर पे और 15,000 कैरेज पे स्पेंड किए, तो ओवरऑल कितना हो गया? 1,35,000 की मशीनरी हो गई कॉस्ट। ये सारी कॉस्ट इंक्लूड होती है मशीनरी में। ठीक है, तो 1,35,000 की कॉस्ट हो गई। ही डिसाइडेड टू सेल द मशीनरी एट 25% मार्जिन ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये तो कुछ मैथमेटिक्स टाइप का क्वेश्चन है, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फिर भी करा रहा हूँ। तो 25% उसने सेलिंग प्राइस में मार्जिन रख के उस प्रोडक्ट को बेचा है। व्हाट विल बी द एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू? अब जैसे मानो कि सेल वैल्यू हो गई 100 रुपए में उसने बेचा, तो उसने कितना मार्जिन रखा है? 25%। 100 का 25% कितना होगा? 25 रुपए। तो 25 रुपए माइनस कर दोगे तो कॉस्ट कितनी बच जाएगी? 75 रुपए यानी कॉस्ट होगी, और उसने 25 रुपए मार्जिन लिया होगा, क्योंकि सेल प्राइस पे मार्जिन बोला है इसने। तो अपन सेल को मान रहे हैं 100, 25 मान रहे हैं मार्जिन, और 75 हो गई कॉस्ट। ऑब्वियसली आप समझ पाओगे इस चीज को। तो अब क्या है, ये जो कॉस्ट दे रखी है ये कितनी है? 75 है, और हमें निकालना क्या है? सेल वैल्यू निकालनी है। अगर प्रॉफिट बोलता तो 25 वाला पार्ट निकाल दे, और सेल बोला है तो हम 100 वाला पार्ट निकालेंगे। तो 1,35,000 है, वो अगर 75 है तो 100 कितना होगा? 1,35,000 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100 कर दोगे तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा सी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1,80,000। ठीक है, ए डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट ड्यू टू एज, वियर एंड टियर इज नॉन एज अप्रिसिएशन, रिटन डाउन वैल्यू, डेप्रिसिएशन, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसका आंसर क्लियरली बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है डेप्रिसिएशन, सी इसका करेक्ट आंसर है। ये थे हमारे पास्ट ईयर्स के कुछ क्वेश्चंस। अब हम करेंगे प्रैक्टिस ईयर्स के क्वेश्चन, लेकिन प्रैक्टिस ईयर्स के क्वेश्चन में मैं लेंथी क्वेश्चंस नहीं करा रहा, बिकॉज वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता है, बहुत हेक्टिक हो जाता है, आप भी पूरा नहीं देखते और मेरी भी थोड़ी एफिशिएंसी डाउन हो। तो अब हम थियोरेटिकल टाइप के कुछ क्वेश्चंस है, लाइक जैसे अभी ये 23वां क्वेश्चन है, वैसे ही कुछ क्वेश्चन करेंगे। 40वें क्वेश्चन के बाद के क्वेश्चन कर लेंगे। ओवरऑल 72 क्वेश्चन है प्रैक्टिस क्वेश्चन में। तो हम इसकी PDF में शेयर कर दूंगा, आपको ये बता देता हूँ, इसकी PDF चैनल पर शेयर हो जाएगी, तो वहाँ पर आप ज्वाइन कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। आंसर हम यहाँ पे डिस्कस कर ही रहे हैं। तो अब हम करने वाले 40वें क्वेश्चन पे। 40वें क्वेश्चन पे पहुंच रहे हैं, उससे पहले एक ही चीज बोलूंगा, इफर्ट्स पसंद आ रहे हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, अभी कर दो। वीडियो जितनी देर में अपन पहुंच रहे हैं क्वेश्चन पे, उतनी देर में वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना हेल्पफुल है या नहीं है। प्लीज, आपके 4 मार्क्स या 2 मार्क्स फिक्स हो रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। डेफिनेटली कंसेप्ट क्लियर करो, यहाँ पे प्रैक्टिस करो। नहीं समझ में आ रहा तो क्वेश्चन के थ्रू प्रैक्टिस कर लो, कि भाई क्वेश्चन के थ्रू समझने की कोशिश करो। पहला क्वेश्चन है, अब मैंने बोला 40 के बाद वाले क्वेश्चंस करेंगे, 40 क्वेश्चंस अगले वीडियो के लिए छोड़ देते हैं। ठीक है,
72 क्वेश्चन है, तो अब 32 क्वेश्चन और बचे हैं। सिंकिंग फंड इज क्रिएटेड इन डेप्रिसिएशन फंड मेथड, डिप्लेशन मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, एन्युटी मेथड। तो सिंकिंग फंड क्रिएट होता है डेप्रिसिएशन फंड मेथड में, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन मशीनरी विल बी डेबिटेड टू, मशीनरी पर डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट अकाउंट। तो जो असेट होता है जैसे मशीनरी, यहाँ पे टू मशीनरी अकाउंट कर देंगे, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट किया है, तो आंसर इसका हो जाएगा बी डेप्रिसिएशन अकाउंट। डेबिट वाला पूछा है तो बी डेप्रिसिएशन अकाउंट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी शुड बी रिटर्न ऑफ अगेंस्ट शेयर प्रीमियम, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट, सेल अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस को हम उसी में डालते हैं। ठीक, डेप्रिसिएशन फंड अकाउंट आप देखना एक अकाउंट बनता है। अगला है लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी विल बी, मशीनरी पे आपका लॉस हो गया, ठीक है, तो डेबिटेड ऑन मशीनरी अकाउंट, क्रेडिटेड टू मशीनरी अकाउंट, क्रेडिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या नन ऑफ देम। तो हम जब लॉस होता है तो एंट्री क्या करते हैं, पीएनएल अकाउंट को डेबिट करते हैं और जिस पे लॉस हुआ है उसको हम क्रेडिट करते हैं, तो मशीनरी को क्रेडिट करते हैं। तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू मशीनरी होता है, तो यानी यहाँ पे क्या पीएनएल यहाँ पे डेबिट वाला ऑप्शन है, यहाँ पे नहीं है पीएनएल डेबिट, यहाँ पे मशीनरी को क्रेडिट कर रहे हैं तो क्रेडिट ऑफ मशीनरी है बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी में दे रखा है क्रेडिटेड टू मशीनरी अकाउंट। समझ में आ रहा होगा होपफुली, जो मैं बोल रहा हूँ उसको थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ, स्लो कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। Asset that has a limited useful life are termed as limited asset, depreciation asset, unlimited asset, none of these। Obviously जिसकी limited useful life होती है वो होता है depreciable asset यानी depreciation asset। जो लैंड होता है ना उसकी कोई indefinite लाइफ होती है, तो लैंड पे हम depreciation कभी चार्ज भी नहीं करते, पता हो तो आपको। बिल्डिंग पे चार्ज होता है लेकिन लैंड पे कभी भी depreciation चार्ज नहीं होता क्योंकि उसकी indefinite लाइफ होती है, इसीलिए अपन जो जिसकी लाइफ होती है लिमिटेड उसको हम बोलते हैं depreciation asset। अगला क्वेश्चन है अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड यानी WDV रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेटेड ऑन स्क्रैप वैल्यू, ओरिजिनल वैल्यू, बुक वैल्यू, नन ऑफ देम। तो बुक वैल्यू क्या होती है कि जब हम डेप्रिसिएशन माइनस कर देते हैं उसके बाद जो वैल्यू बचती है ना असेट की, वो होती है बुक वैल्यू। तो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में हम हमेशा ऐसे ही करते हैं, पहले डेप्रिसिएशन लगा पहले साल का, फिर जो उस डेप्रिसिएशन को लगाने के बाद वाली वैल्यू है उस पर अगले साल का डेप्रिसिएशन लगाएंगे, ना कि जो स्टार्टिंग की वैल्यू थी उस पर। ठीक है, तो ये बुक वैल्यू पे चार्ज करेंगे, सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Which of the term is used to write off in reference to tangible fixed asset? देखो इंटेंजिबल के लिए तो है ना अमोर्टाइजेशन करते हैं, लेकिन टेंजिबल के लिए हम क्या करते हैं, टेंजिबल के लिए हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं देता, टेंजिबल के लिए हम डेप्रिसिएशन लगाते हैं। ठीक है, ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48th इकोनॉमिक फैक्टर, यहाँ पे इकोनॉमिक फैक्टर पूछा है इन्होंने, कॉजिंग डेप्रिसिएशन इज आर टाइम फैक्टर, टाइम फैक्टर, ऑब्सोलेंस एंड इनएडिक्वेसी, वियर एंड टियर, मनी वैल्यूएशन। देखो टाइम, वियर एंड टियर और मनी वैल्यूएशन तो क्या है, दूसरे फैक्टर्स हो गए, अदर फैक्टर्स, लेकिन जो इकोनॉमिक फैक्टर है जिसकी वजह से ऑब्सोलेंस क्रिएट हो जाता है और इनएडिक्वेसी क्रिएट हो जाती है, नए मॉडल्स आ गए मार्केट में, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई, सब कुछ हो गया, तो आपका जो पुराना मॉडल है वो बहुत ओल्ड रह जाता है, तो वो कंपीट नहीं कर पाता, तो पुराने होने की वजह से जो डेप्रिसिएशन लगता है ना वो इकोनॉमिक फैक्टर में कंसिडर किया जाता है। ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को। टोटल डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सीड, डेप्रिसिएशन किससे एक्सीड नहीं हो सकता, डेप्रिसिएशन स्क्रैप वैल्यू से एक्सीड नहीं हो सकता, स्क्रैप वैल्यू तो थोड़ी सी होती है जो लास्ट में हमें मिलती है, तो उससे तो ज़्यादा ही आता है डेप्रिसिएशन यूजुअली, जनरली बोल रहा हूँ, जरूरी नहीं है ज़्यादा है लेकिन जनरली आता है। ठीक है, कॉस्ट वैल्यू, मार्केट वैल्यू या डेप्रिशिएबल वैल्यू, ठीक है, किससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता डेप्रिसिएशन। तो देखो डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या होती है, सेल्वेज वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू जो हम माइनस कर देते हैं ना कॉस्ट में से, 50,000 कॉस्ट है, 5,000 अगर सेल्वेज वैल्यू है, स्क्रैप वैल्यू है, तो जो 45,000 है, 50,000 माइनस 5,000 वो होती है डेप्रिशिएबल वैल्यू। तो डेप्रिसिएशन 45,000 से एक्सीड नहीं कर सकता, मैक्सिमम डेप्रिसिएशन उतना ही हो सकता है। ठीक है, अगर उसकी लाइफ 1 साल भी एसेट की तो डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, उतना का उतना लग जाएगा कंप्लीट। ठीक है, 45 का 45, समझ पा रहे होंगे एग्जाम्पल के थ्रू। डेप्रिसिएशन वैल्यू ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस स्क्रैप वैल्यू, कॉस्ट प्लस मार्केट वैल्यू, यानी ओवरऑल इन्होंने क्या पूछा, डेप्रिशिएबल वैल्यू यानी डेप्रिशिएबल वैल्यू। ठीक है, ये डी वाला जो ऑप्शन ऊपर वाले क्वेश्चन में चूज किया था वो वाली वैल्यू कैसे निकालते हैं वो पूछा इन्होंने, तो अभी बताया था मैंने कि 50,000 में से 5,000 माइनस कर दिया था स्क्रैप वैल्यू को, तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू करेंगे ना सी, तो इसका डेप्रिशिएबल वैल्यू निकल के आ जाएगी। डेप्रिसिएशन डज नॉट डिपेंड ऑन फ्लक्चुएशन एज मार्केट वैल्यू ऑफ द असेट, कॉस्ट ऑफ प्राइस ऑफ असेट, स्क्रैप वैल्यू ऑफ असेट या नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर होगा मार्केट वैल्यू ऑफ असेट का इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होता, क्योंकि कॉस्ट और स्क्रैप वैल्यू इन दोनों के ऊपर डिपेंड होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज एन इनकम, असेट, लॉस और लाइबिलिटी। इसका करेक्ट आंसर है, एक्सपेंडिचर होता है तो हमें लॉस होता है, तो वही इसका करेक्ट आंसर है, ए लॉस। ठीक है, सी इसका करेक्ट आंसर है।
अगला क्वेश्चन है बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट इज ऑब्टेन्ड बाय डिडक्टिंग डेप्रिसिएशन फ्रॉम। डेप्रिसिएशन किस में से डिडक्ट करेंगे तब जाके बुक वैल्यू निकलेगी, तो कॉस्ट में से हम डेप्रिसिएशन रिड्यूस करते हैं तब जाके बुक वैल्यू निकलती है। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैंने बोला था बहुत इजी क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए मैं थोड़े थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को ले रहा हूं, कंसिडर कर रहा हूं। डेप्रिसिएशन फंड मेथड इज ऑल्सो नोन एज सिंकिंग फंड मेथड, एन्युटी मेथड, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड या नन ऑफ दिस। डेप्रिसिएशन फंड जो मेथड होता है उसको हम अलग से एक नाम से बुलाते हैं, वो होता है सिंकिंग फंड मेथड। ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है मेथड इज स्पेसिफिकली सुटेड टू नेचुरल रिसोर्सेज माइंस। अभी एक पहले पास्ट ईयर्स के जो अगर पहले से वीडियो देख रहे हो ना आप, तो आप इसका आंसर तुरंत दे दोगे, ठीक है। अगर आपने अभी वीडियो देखना स्टार्ट हुआ है तो पहले हमने एक ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया है जहाँ पे माइन का कुछ नेचुरल प्रैक्टिकल क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन लग रहा है माइन के ऊपर, तो हमने कैसे मेथड अप्लाई किया था। आपने वीडियो नहीं देखा तो पूरा वीडियो देखो, मजा आ जाएगा, क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे। तो माइन के ऊपर, क्वेरीज के ऊपर और सैंड पिट्स के ऊपर एटसेट्रा, उनके ऊपर कौन सा डेप्रिसिएशन मेथड सूटेबल होता है जिसको हम अप्लाई करते हैं। एन्युटी मेथड, डिप्लीशन मेथड, रिवैल्यूएशन मेथड, सम ऑफ डिजिट्स मेथड। तो मैं बता दूं ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि बहुत बार पूछा जा चुका है, बहुत सारे क्वेश्चंस में है। ये क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी के असिस्टेंट डायरेक्टर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, एक था शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये मैं कैसे बता पा रहा हूँ, क्योंकि मैं अपने पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम में बच्चों को बहुत सारे पेपर्स को एनालिसिस करवाता हूँ, तो हमने एक एक क्वेश्चन को टारगेट किया है, इसीलिए थोड़ा सा मेरे को आइडिया है कि कौन से पेपर में क्वेश्चन आए हुए हैं। बनाऊंगा पर्सनल मेंटरशिप प्रोग्राम का भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। अभी स्लॉट से यार एक बार मुझे कंफर्म हो जाए कितने बच्चे हैं, बिकॉज हमारा चल रहा है, कुछ प्रोग्राम चल रहा है, ठीक। तो इस पे अप्लाई करते हैं हम बी डेप्लीशन मेथड। अगला है डबल डिक्लाइनिंग मेथड इज ऑफन यूज्ड इन सिंगापुर, साउथ अफ्रीका, जापान, इंडिया। पहले तो डबल डिक्लाइनिंग मेथड क्या होता है ये बता देता हूँ। जो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन में जैसे रेट लग रही हो 10%, तो डबल डिक्लाइनिंग में क्या करेंगे, डबल कर देंगे उस रेट को, यानी 20% से हम डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। रेट आपको दे रखी होगी 10% ही, लेकिन हम उसको चार्ज करेंगे डेप्रिसिएशन 20%। और हम वैसे डेप्रिसिएशन नॉर्मली चार्ज करते हैं कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू, डेप्रिशिएबल वैल्यू पे, लेकिन इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज होगा वो डायरेक्ट कॉस्ट पे ही चार्ज होगा, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस नहीं करेंगे, डबल चार्ज करते हैं। तो ये बेसिकली ये होता है, इंडिया में ऐसी प्रथा फॉलो करी जाती है, ठीक है। डी कई जगह करी जाती है, डी इंडिया। अगला क्वेश्चन है इन द प्रोविजन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन द असेट ऑलवेज अपीयर्स एट कॉस्ट प्राइस, मार्केट प्राइस, स्क्रैप वैल्यू, नन। प्रोविजन मेथड में असेट कैसे आता है, प्रोविजन में क्या होता है, हम प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाते हैं और उसको अक्यूमुलेट कर देते हैं हम, ठीक है। उस प्रोविजन को अक्यूमुलेट करने जाते हैं और बैलेंस शीट में कैसे शो करते हैं, जो कॉस्ट होती है उसमें से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम माइनस कर देते हैं, तब जाके उसको जो नेट वैल्यू बचती है उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए कॉस्ट प्राइस पे, ठीक है। डेप्रिशिएबल वैल्यू ऑफ एन एसेट इज इक्वल टू, अभी ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, तो आप अगर पहले वीडियो देखा होगा तो जवाब दे पाओगे इसका, ठीक है। छोड़ रहा हूं आपके ऊपर ये क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग एसेट इज नॉट डेप्रिशिएटेड, ये भी मैंने अभी एक किसी क्वेश्चन में एक चीज डिस्कस कर दी कि डेफिनेट लाइफ, लिमिटेड लाइफ और इनडेफिनेट लाइफ। तो आप बता पाओगे कि इसमें हमारा आंसर क्या होगा। इसका आंसर आप कमेंट करके मेरे को बताना क्या आंसर होगा। नाम लिख देना डायरेक्टली, ऑप्शन मत लिखना प्लीज, नाम लिखना, जिससे मैं कनेक्ट कर पाऊंगा आपने किस चीज का क्वेश्चन का आंसर दिया होगा। मेरे को याद नहीं रहता यार क्वेश्चन नंबर ये, तो इसका आंसर आप बता दोगे। अगला क्वेश्चन है अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ टेंजिबल प्लांट असेट। यहाँ पे देखना टेंजिबल बोला है, तो टेंजिबल प्लांट असेट्स भी बोल सकता तो हम वैसे ही समझ जाते, लेकिन टेंजिबल बोला है। असेट्स टू एन एक्सपेंस इन द प्रायर पीरियड्स इन विच सर्विसेज आर रिसीव्ड फ्रॉम द असेट इज टर्म्ड एज एप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन, फ्लक्चुएशन। इंटेंजिबल्स का होता है ना तो हम अमोर्टाइजेशन बोलते हैं उसको, वर्ड क्या यूज करते हैं, अमोर्टाइजेशन। लेकिन यहाँ पे टेंजिबल बोला है इन्होंने, तो इसका होता है हमारा डेप्रिसिएशन। 60 का आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। लास्ट 12 क्वेश्चंस बचे हुए हैं गाइस, फिर से बोल रहा हूँ, एफर्ट्स पसंद आ रहे हो लाइक कर देना। थोड़ा सा आप परेशान हो गए होंगे, मैं लाइक के लिए बोल रहा हूँ, बोलना जरूरी है, नहीं बोलता तो आप लाइक भी नहीं करते, बिल्कुल लाइक नहीं करते। अगला क्वेश्चन है प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन इज टू कैलकुलेट ट्रू प्रॉफिट, टू शो द असेट्स ऑन मार्केट वैल्यू, टू रिड्यूस टैक्स बर्डन, टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। मैं इस क्वेश्चन को रीजन के साथ बताने वाला हूँ। इसका आंसर है टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। आपने पढ़ा होगा अगर ऑब्जेक्टिव्स डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के, तो आपको डेफिनेटली एक क्लिक में आंसर आ गया होगा टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। क्या होता है, डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है, कोई कैश में तो हमारे साथ पास हर साल जा नहीं रहा, बस हम एक वैल्यू को रिड्यूस कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस में डाल के। लेकिन उस वैल्यू को जो रिड्यूस करते हैं, इसका मतलब क्या हो जाता है कि जब हमें
असेट को, उस असेट को रिप्लेस करना होगा तो हमारे पास वो अमाउंट बची रहे। प्रॉफिट कम होता है, प्रॉफिट तो हमारे पास एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, प्रॉफिट वगैरह, रिटेन्ड अर्निंग वगैरह, रिजर्व सरप्लस, सबका प्रॉफिट एग्जिस्ट करता है। तो जो प्रॉफिट होता है उसमें से हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन को। तो जितना अमाउंट हम माइनस करते हैं वो हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हम असेट को रिप्लेस करेंगे उसके लिए एक फंड तैयार कर रहे हैं, उसको बोल रहे हैं हम डेप्रिसिएशन। उस फंड से इन लास्ट हम जाके उस असेट को नया खरीद पाएंगे, ठीक है। तो टू प्रोवाइड फंड्स फॉर रिप्लेसमेंट। अगला क्वेश्चन है, अंडर द डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड डेप्रिसिएशन अमाउंट इज पेमेंट, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, नन ऑफ दिस। मैंने अभी बोला डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एक्सपेंडिचर। अगला क्वेश्चन है, इन कंसीडरिंग ए स्पेशल ऑर्डर सिचुएशन दैट विल इनेबल ए कंपनी टू मेक यूज ऑफ करंटली आइडल कैपेसिटी, which of the following costs will be irrelevant? In considering a special order situation that will enable a company to make use of currently idle capacity, which of the following costs will be irrelevant? कौन सी कोस्ट इरेलीवेंट होगी कोई भी आइडल कैपेसिटी का डिसीजन लेते वक्त? तो देखो मैं बता दूं, लेबर कोस्ट तो हमेशा रिलेवेंट होती है, ध्यान रखना, वो उसका देखा जाता है, शॉर्टेज और सरप्लस देखा जाता है लेबर। इस क्वेश्चन का जवाब आप दोगे क्योंकि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मेरे को चेक करना किसके कंसेप्ट सही है, कौन यहाँ तक वीडियो भी देख रहा है और किसके कंसेप्ट अच्छे हैं। क्वेश्चन ठीक ठाक है, ज़्यादा टफ भी नहीं है, ईजी भी नहीं है, लेकिन बहुत सही क्वेश्चन है, ठीक है। 63rd क्वेश्चन का आप जवाब दोगे, ठीक है। नाम लिख देना जवाब में यार, ऑप्शंस मत लिखना प्लीज़ यार। 63rd उसका नाम लिख देना, मटेरियल, डेप्रिसिएशन, डायरेक्ट लेबर, लेबर तो मैंने हटा ही दिया है, लिखना मत, वैसे भी वेरिएबल फैक्टर और जो भी आपको ठीक लगे वो आप नाम लिख देना। अगला है, डेप्रिसिएशन इज बेस्ड ऑन इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट, डिक्लेयर्ड लाइफ ऑफ असेट बाय सप्लायर, नॉर्मल लाइफ ऑफ असेट या नन ऑफ दीज। इकोनॉमिक लाइफ ऑफ असेट्स के बेस पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, ए इसका करेक्ट आंसर है। एक सेकेंड, यहाँ पे भी 65 लिखा हुआ है, 64th क्वेश्चन था प्रोबेबली ये, 63rd की जगह 64 था, अब आ रहा है 65th क्वेश्चन, तो ठीक है। द अमाउंट चेंज टू डेप्रिसिएशन, चार्ज टू डेप्रिसिएशन गोज ऑन डिक्लाइनिंग इन। जब हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, कौन सा ऐसा मेथड है जिसमें है ना डेप्रिसिएशन की वैल्यू डिक्लाइन होती जाती है, कम होती जाती है? तो डेप्रिसिएशन फिक्स मेथड नहीं, एन्युटी मेथड नहीं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड या स्ट्रेट लाइन डेप्रिसिएशन मेथड। जब हम WDV मेथड फॉलो करते हैं, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड फॉलो करते हैं, तो हमारे डेप्रिसिएशन की वैल्यू हर साल के बाद गिरती जाती है, क्योंकि हम नई बुक वैल्यू पे हम चार्ज करते हैं डेप्रिसिएशन हर साल ही, तो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली गिरती जाती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन कॉज ऑफ डेप्रिसिएशन? फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ मनी, फॉल इन द मार्केट वैल्यू ऑफ असेट, फिजिकल वियर एंड टियर, या डी ऑप्शन यहाँ पे कंसिडर कर लेना, डी ऑप्शन दे नहीं रखा, डी ऑप्शन कंसिडर कर लेना, बोथ बी एंड सी। तो आप इसका जवाब मेरे को बताओगे क्या है, ठीक है, बता देना इसका जवाब। इजी क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा सिंपली क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने आपको ये करने के लिए दिया है, वरना नहीं देता, थोड़ा सा भी अगर ट्रिकी होता तो नहीं देता। डेप्रिसिएशन इज डैश ऑफ एन एसेट, वैल्यूएशन, अलोकेशन, सेल वैल्यू, ऑल ऑफ द अबव। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि हम उसको उसकी यूजफुल लाइफ में अलोकेट कर सकें, यानी अलोकेशन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एन एसेट आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ इज कॉल्ड रिटर्न डाउन वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, सेल्स वैल्यू। जो राइट आंसर लिखा हुआ है वही इसका करेक्ट आंसर होता है। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ एन एसेट, जो एक्सपायर हो जाता है उसकी लाइफ, उसके बाद एसेट को किस वैल्यू पे आप बेच सकते हो, उस पर कितना कमा सकते हो, उसको बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू, ठीक है, या सैल्वेज वैल्यू, ठीक। तो वो हो गया हमारा बी करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑन ए वर्कशीट द एडजस्टिंग एंट्री टू अकाउंट फॉर डेप्रिसिएशन ऑफ इक्विपमेंट कंसिस्ट ऑफ। एडजस्टिंग एंट्री, देखो यहाँ पे नॉर्मल एंट्री नहीं है, यहाँ पे एडजस्टमेंट एंट्री हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे कंसीडर रोल हो जाएगा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, जितने सालों का अभी तक डेप्रिसिएशन हुआ ना, तो पहला ऑप्शन कट जाता है क्योंकि अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का कुछ लेना देना नहीं है। दूसरा ऑप्शन है डेप्रिसिएशन डेबिट कर देंगे और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को क्रेडिट कर देंगे, उसमें मतलब डेप्रिसिएशन को उसमें चार्ज कर देंगे। डेबिट टू इक्विपमेंट एंड क्रेडिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, डेबिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एंड क्रेडिट टू इक्विपमेंट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, डेबिट टू डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड क्रेडिट टू अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अगला क्वेश्चन है, इन विच डेप्रिसिएशन मेथड डेप्रिसिएशन रिमेन्स कांस्टेंट? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस। मजाक कर रहा हूँ, ऑप्शंस गलत दे रखे हैं बुक में यार, प्रिंट होके आ रखी है, तो मैं क्या करूँ, कोई बुक अभी ये मिलती नहीं है बाजार में, तो आप मेरे से पूछने लगे हो, एक्चुअल में नहीं मिलती है बाजार में, आप बुक नहीं मिल। तो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। डेप्रिसिएशन कौन से मेथड में कांस्टेंट होता है? कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। स्ट्रेट लाइन मेथड, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड जो होता है उसमें डेप्रिसिएशन हम हर साल कांस्टेंट रहेगा, उतना ही चार्ज करेंगे अपन, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन नहीं गलत दे रखे हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड, इनमें से कुछ भी नाम आ जाए वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आज का, व्हाट इंपैक्ट डज डेप्रिसिएशन हैव ऑन द कैश अकाउंट? कैश अकाउंट पे क्या इंपैक्ट होगा?
मैंने आपको पहले ही बोला था डेप्रिसिएशन इज ए नॉन कैश एक्सपेंस। हर साल हमारे पास कोई कैश नहीं जाता डेप्रिसिएशन के थ्रू। डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं एक अमाउंट लेके कि भाई इतना हमारी वैल्यू गिर रही होगी उस असेट की, तो कोई कैश तो जा नहीं रहा उस साल, सिर्फ एक नॉशनल अमाउंट हम डिक्रीज कर रहे हैं प्रॉफिट में से कि उसकी वैल्यू इतनी गिर गई होगी असेट की, तो कैश पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। तो बी ये ऑप्शन में दे रखा है, डेप्रिसिएशन हैज नो इम्पैक्ट ऑन कैश अकाउंट। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन, कैसा भी हो मेरे को नहीं पता क्वेश्चन, बट इसका जवाब आप देने वाले हो क्योंकि मुझे ये चेक करना है यहाँ तक कौन पहुँचता है। और प्लीज़ यार कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा है, और इसका जवाब भी आप ही देने वाले हो कि क्या क्वेश्चन है वो तो देखने हैं। लेकिन उससे पहले मैं बोल दूँ, अगर आप यहाँ तक बने हुए ना, तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइस। मैं समझ सकता हूँ आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है, तब जाके आप इस लास्ट क्वेश्चन तक टिके हुए हो। और लास्ट में मुझे कमेंट करके इसका जवाब भी देना और बताना भी, साथ में ये भी बताना कि सर इस चीज़ में इंप्रूवमेंट लाओ। मैं देखो ज़्यादा समझाने के ऊपर फोकस नहीं कर सकता, बिकॉज मुझे वीडियो जल्दी जल्दी बनाना है, मुझे मोनोटोनस नहीं करना, किसी भी चीज़ को कॉम्प्लेक्स नहीं करना। ये जो 70 क्वेश्चन है, अगर यही कोई दूसरा टीचर बनाता ना, 2.5 से 3 घंटे लगते हैं। 2.5 घंटे यार आराम से पढ़ाते हैं वो लोग, पता नहीं क्या सोचते हैं। मुझे ऐसा लगता है बच्चों का टाइम बचना चाहिए, इसीलिए। तो आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको शो कर देता हूँ, ये है। और यार सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, मेरे से खुद से गलती होगी, कोई दिक्कत नहीं है, एक क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, लास्ट क्वेश्चन का जवाब आप दे देना। एट द बैलेंस शीट डेट द बैलेंसेज ऑन अक्यूमुलेटेड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट ट्रांसफर्ड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट, ट्रांसफर टू असेट अकाउंट, ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सिंपली डिडक्टेड फ्रॉम असेट इन द बैलेंस शीट। मैंने क्या बोला था, कोस्ट में से अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो उसकी वैल्यू को हम बैलेंस शीट में लिखते हैं। डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंपली डिडक्टेड फ्रॉम असेट इन द बैलेंस शीट। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टिपिकल कैश फ्लो। अच्छा क्वेश्चन है भाई, अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल लोग नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। इज नॉट ए टिपिकल कैश फ्लो रिलेटेड टू इक्विपमेंट परचेज एंड रिप्लेसमेंट डिसीजन। 73rd क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, इसका जवाब आप दोगे। ए है इंक्रीज्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट, ओवरऑल इक्विपमेंट, सैल्वेज वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट। कौन सा है ना, इसको इफेक्ट नहीं करेगा, किसके ऊपर डिपेंड नहीं होगा ये। ठीक है, तो सैल्वेज वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट व्हेन प्रोजेक्ट इज कंप्लीट, या डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कौन सी ऐसी चीज़ है जो इसको इफेक्ट नहीं करेगी, इसका जवाब आप देना। अभी तक वीडियो देख रहे हो तो थैंक यू सो मच, दिल से थैंक यू। अगले वीडियो में फिर से 40 क्वेश्चन जो हमने छोड़े हैं वो डिस्कस करेंगे पहले डेप्रिसिएशन के। होपफुली आज के वीडियो में आपने अपने 2 मार्क्स या 4 मार्क्स फिक्स कर लिए होंगे। विश्वास मानना, डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन आने ही वाला है, डेफिनेटली आने वाला है, क्वेश्चन आएगा। डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन नहीं पूछा तो यार पेपर कैसे सेट करेंगे, मैं खुद सोच के मतलब पढ़ जाते हैं, सोच में पढ़ जाते हैं। तो डेप्रिसिएशन से क्वेश्चन आने वाला है। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक बने रहिएगा चैनल पे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल।